सिस्टम के अनुसार मुझे मुख्य महिला किरदार को जीतना था, एक ऐसी लड़की जिसके पास बचपन से ही दिमाग पढ़ने की क्षमता थी, जो बड़ी होकर निर्दयी, अकेली, जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई। एक पल के लिए विचार करने के बाद मैंने उस समय दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया जब वह सिर्फ 1 वर्ष की थी। सिस्टम संदेह से भर गया। आज से मैं उसका अभिभावक बनूंगा, उसे कानून के बारे में सिखाऊंगा, पुरुषों का सम्मान करूंगा, आशावादी रहूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैंने शांति से कहा, उत्कृष्ट रणनीति की शुरुआत शिक्षा से होनी चाहिए। सिस्टम ने मुझे आश्वस्त किया, आप सही हैं। तो उस बर्फीले दिन में मैंने अस्पताल में छोड़ी गई 1 साल की बच्ची सु जियाओहे को भर्ती कराया। 6 साल बाद मेरे द्वारा खोले गए अनाथालय में उसने मुझसे शर्म से पूछा, निर्देशक, जीतना का क्या मतलब है? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया की देखभाल और प्यार को महसूस करो। 7 वर्षीय सु जियाओहे, उसकी आंखें चमक रही थीं, खुशी से चारों ओर घूम गईं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, निर्देशक। उसके अलावा अधीनस्थों, व्यापारिक साझेदारों, शत्रुओं और यहाँ तक कि नायिका की भविष्य की सफेद चांदनी ने मुझे घेर लिया। चहकते हुए कहा, मैं निर्देशक को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सिस्टम ने कहा, महिला नेतृत्व की अनुकूलता अधिकतम तक पहुंच गई है। मेजबान ने मिशन पूरा कर लिया है। यह इस तरह से कैसे किया जा सकता है? अत्यधिक काम से मरने के बाद मुझे एक व्यवस्था से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक विजय मिशन प्राप्त हुआ। सिस्टम ने मूल कथानक मुझे भेज दिया। मैंने उस ठंडी, खूबसूरत जवानी की फाइल देखी और गहरी सोच में पड़ गया। अन्य लोग उस पर कदम रख रहे थे। वह घावों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक निराशाजनक धूसर, ठंडा और दुनिया से अलगपन भरा हुआ था। सिस्टम ने गंभीरता से कहा, दुनिया में प्रवेश करने के बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी वह बाहर काम कर रहा है, काफी बदमाशी झेल रहा है, इसलिए हो सकता है कि वह आप पर भरोसा न करे। इसलिए आपको उसे प्रभावित करने के लिए प्यार का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके अलावा उनका एक बचपन का दोस्त है जो उनकी सफेद चांदनी है। हमारे स्कैन के अनुसार जब वह अपनी सफेद चांदनी के साथ फिर से मिलेगा तो आपके बीच गलतफहमियां पैदा होंगी। मैंने उसे टोका, वह कितने साल का है? वह दिखता है। वह केवल किशोरी थी। सिस्टम एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसकी एक तस्वीर प्रदर्शित की जब वह 14 वर्ष की थी। तो फिर वह बाहर पार्ट टाइम काम क्यों कर रही थी? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। इस उम्र में क्या उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? सिस्टम ने बताया, उसके पास पैसे नहीं थे और उसने स्कूल छोड़ दिया। मैंने मुद्दा बताया, अनिवार्य शिक्षा 9 साल की है और अनाथालय को उसकी ट्यूशन फीस का भुगतान करना चाहिए था। जिस अनाथालय में उसने प्रवेश किया वह स्पष्ट रूप से अनियमित था। सिस्टम मेरे शब्दों से भ्रमित हो गया। आह, क्या ऐसा है? ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कल्याण प्रणाली अभी तक सही नहीं है। मैंने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे इस दुनिया में भेज दो। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। सिस्टम परेशान हो गया। फिर आप कौन सा समय नोट चुनना चाहते हैं? क्या यह तब है जब वह 14 वर्ष की थी और ग्राहकों ने उसका अपमान किया था, या जब वह 18 वर्ष की थी और गली में बेहोश हो गई थी, या जब वह 23 वर्ष की थी? मैंने शांति से उत्तर दिया, बेशक जब वह 1 वर्ष की थी। सिस्टम ने बताया, सु जियाओहे जन्म से ही कमजोर और बीमार थी। उसके पिता उसे नहीं चाहते थे और उसकी मां कठिन प्रसव के कारण मर गई। जब वह केवल 1 वर्ष की थी तो उसके दूर के रिश्तेदार ने उसे अस्पताल के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। वह दिन मध्य शीतकाल का था, भारी बर्फ उड़ रही थी। सु जियाओहे को तेज बुखार हो गया और उसकी सुनने की शक्ति का कुछ हिस्सा खत्म हो गया। फिर भी उसके पास महिला प्रधान से संबंधित धोखा, माइंडलेसनेस तकनीक थी। उस दिन से हालांकि उसकी दुनिया खामोश थी, हर तरफ से द्वेष उसकी ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपनी गोद में आराम से सो रही बच्ची को देखते हुए मैंने स्पष्ट रूप से कहा, चूंकि मुझे उस पर विजय प्राप्त करनी है, इसलिए आपको मुझे कुछ चीजें, जैसे पैसे या कुछ और देनी चाहिए, अन्यथा नायिका भूख से मर जाएगी। क्या यह वास्तव में ठीक है? चीट को सक्रिय करने में मेरी मदद करने के बाद सिस्टम को थोड़ा चिंतित और असहज महसूस हुआ। यह 13वीं बार था जब इसने मुझसे पूछा, 10 साल बाद मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करूं तो क्या ख्याल है? किसी को बहुत ज्यादा पाशविक नहीं होना चाहिए।
मैंने अपनी उंगली हिलाई और उत्तर दिया, मैं अब 22 साल का हूँ। इस विजय के लिए 1 वर्ष ठीक है, लेकिन 18 नहीं, 16 नहीं और 11 निश्चित रूप से नहीं। सिस्टम उसे न्याय से नहलाना होगा। और कानून की चमक के नीचे वह थोड़ी चकित लग रही थी, एक पल के लिए अवाक हो गई। चलो चलें, मैंने कहा, बहुत सी चीजें करनी हैं। उदाहरण के लिए मुझे यह जांचने की जरूरत है कि कल्याण घर पाने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है। बोई वेलफेयर हाउस जहां सुजियाओहे रुके थे, वास्तव में प्रबंधन में ढीला था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इसे साफ करने में मदद कर सकता था। मैंने बच्ची के कपड़े को थोड़ा कसकर लपेटा और उसे अस्पताल ले गया, यह उम्मीद करते हुए कि बहुत देर नहीं हुई होगी और उसकी सुनने की क्षमता अभी भी बचाई जा सकेगी। सिस्टम ने मुझे पहचान प्रमाण पत्र बनाने में मदद की। मैंने सबसे पहले सुजियाओहे को जांच और इलाज के लिए अस्पताल भेजा और फिर उस जीर्णशीर्ण बोई वेलफेयर हाउस को संभालने गया। यह कल्याण गृह वर्षों से बंद था, इसमें कोई बच्चा या देखभाल करने वाला नहीं था। इसे इस वर्ष केवल अस्थायी रूप से लिया गया था और सब कुछ अस्तव्यस्त था, पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा में। मेरी पिछली नौकरी एक कल्याण गृह में थी, इसलिए मैं इन सभी प्रक्रियाओं से बेहद परिचित था। सिस्टम की मदद का तो जिक्र ही नहीं। सुजियाओहे एक परित्यक्त बच्ची थी। अस्पताल द्वारा उसे पुलिस स्टेशन को सौंपने के बाद मेरे ऑपरेशन के माध्यम से सुजियाओहे को मैंने गोद ले लिया और बोआई वेलफेयर हाउस में प्रवेश किया और वहां एकमात्र बच्चा बन गया। यह मूल कथानक के समान ही दिशा थी, लेकिन अंतर यह था कि इस बार कल्याण गृह के निदेशक की जगह मेरी जगह ले ली गई थी। सुजियाओहे की देखभाल करते हुए मैंने पूरे कल्याण गृह का पुनर्निर्माण किया, इसके बुनियादी ढांचे में व्यवस्थित रूप से सुधार किया। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। इससे सिस्टम को गहरा सदमा लगा, क्योंकि मेरे प्रति सुजियाओहे की अनुकूलता लगातार बढ़ती गई, पहले से ही 80 तक पहुंच गई। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ साल के बच्चे के लिए सबसे करीबी व्यक्ति वह होना चाहिए जो हर दिन उसकी देखभाल करता हो। हालांकि सुजियाओ को अभी तक समझ नहीं आया था कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब मैं उसे गले लगाने के लिए गया तो उसने पहले ही अपने हाथ फैलाना सीख लिया था और मुझे एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। हर बार ऐसा होने पर सिस्टम खुद से बड़बड़ाता, यह कैसे हो सकता है? क्या यह ऐसा भी हो सकता है? तो यह वास्तव में इस तरह से किया जा सकता है। इसकी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपने सामने पूरी तरह से पुनर्निर्मित अनाथालय की ओर देखा और संतुष्टि के साथ कहा, परिणाम बुरा नहीं है। मुझे बस यह नहीं पता कि आसपास सहायक शैक्षिक सुविधाएं हैं या नहीं। मैंने स्थानीय नीतियों को देखा है। एक अनाथालय को अपना स्कूल रखने की अनुमति है, लेकिन बोई अनाथालय स्पष्ट रूप से अभी तक योग्य नहीं है। मुझे अभी भी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सिस्टम को समझ नहीं आया, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। क्योंकि उसे समय पर अस्पताल ले जाया गया और मेरे द्वारा उसकी अच्छी देखभाल की गई। सुजियाओहे का शरीर बेहद स्वस्थ था। 3 साल की उम्र में वह दौड़ सकती थी और कूद सकती थी, और वह अपनी बचकानी आवाज में मुझे डायरेक्टर भी कह सकती थी। छोटी सुजियाओहे ने मुझसे पूछा, निर्देशक, मेरे नाम का क्या मतलब है? मैंने उसे पकड़कर बताया कि जिस दिन वह इस दुनिया में आई थी, उस दिन बर्फबारी हो रही थी और उसकी माँ को सारस बहुत पसंद थे। मृत्यु और अलगाव का अर्थ समझने के लिए वह अभी भी बहुत छोटी थी, लेकिन मैं इस वजह से उसके नाम के मूल को मिटाना नहीं चाहता था। सुजियाओहे को समझ तो आ रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरे नाम का मतलब है कि माँ को सारस पसंद हैं और माँ को भी मैं पसंद हूँ। हाँ, मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। यह सुनकर वह खुश हो गई और फिर से एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कान दिखाई। जिस दिन मैंने सुजियाओहे को उसका नाम लिखना सिखाया, मैंने सिस्टम से पूछा, आपके सिस्टम में शायद कई प्रकार होते हैं, है ना? मेरे प्रश्न से सिस्टम स्तब्ध रह गया और गंभीरता से सोचा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सभी सिस्टम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप सभी, मुझे एक सुराग मिला। क्या आपके पास सहकर्मी हैं? हाँ, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं है। तो क्या उन सभी के नाम हैं? उन सभी ने अपना नाम रखा। सिस्टम ने मासूमियत से कहा, मैं जियोसी नाम के एक अच्छे दोस्त को जानता था और जियोसी, जियोई, जियोक्यूई को भी जानता था। मैंने पूछा, तो फिर आप अपना नाम उनके जैसा क्यों नहीं रखते? सिस्टम कुछ सेकंड के लिए झिझका,
लेकिन कुछ सहकर्मियों ने पहले कहा कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और नाम मिलने के बाद दूसरे काम करने चले गए। मैंने कहा, आप मेरे साथ इस अनाथालय को अच्छे से चलाने जैसे अन्य काम भी कर सकते हैं। ओह, लेकिन मैं भी जीत रहा हूँ, इसलिए इसे मेरे कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं माना जाएगा। क्या ऐसा है? सिस्टम अत्यधिक उत्साहित लग रहा था। क्या मैं भी अपना नाम बता सकता हूँ? बेशक, मैंने धीरे से कहा। आप क्या नाम चाहते हैं? फिर मैं बोई वेलफेयर हाउस में आपके साथ चलूंगा, इसमें कहा गया। मैं ज्योफू कहलाना चाहता हूँ। मैंने एक पल के लिए सोचा। ज्योफू अच्छा लग रहा था। काफी देर तक यह शांत था, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि यह शायद अपने दोस्तों के साथ खुशी साझा करने गया था। बोई वेलफेयर हाउस आधिकारिक तौर पर उस दिन फिर से शुरू हुआ। मैंने नए आए बच्चों का स्वागत करने के लिए सुजियाओहे का नेतृत्व किया। रिकॉर्ड्स को देखते हुए, शायद कथानक की खींचतान के कारण, कैकुन सुजियाओहे के बचपन के दोस्त और बाद में व्हाइट मूनलाइट भी पहुंचे। उनके माता पिता दोनों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें बोई वेलफेयर हाउस भेज दिया गया था। 8 साल की उम्र में उनके दत्तक माता पिता उन्हें बसने के लिए विदेश ले गए। मूल कथानक में इस भाग पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि कैकुन के लिए एक आज्ञाकारी, प्यारे लड़के से बाद में क्लासिक खलनायक दूसरे पुरुष नायक के रूप में विकसित होने के लिए विदेश में उनका समय सुखद नहीं रहा होगा। मैंने विवरणों की बारीकी से जांच की और पाया कि गोद लेने वाले माता पिता वास्तव में गोद लेने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। यह अभी भी बोई वेलफेयर हाउस के मानकों में मुद्दों के कारण था। इसलिए अपने सामने डरपोक लड़के को देखते हुए मैं बैठ गया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छा लड़का, कुन, अब से यही तुम्हारा घर होगा। लड़के ने मेरी ओर एकटक देखा। शायद इसलिए कि मेरी दृष्टि इतनी धैर्यवान थी, यहाँ तक कि सबसे संवेदनशील बच्चा भी बिल्कुल भी द्वेष महसूस नहीं कर सकता था। उसने सावधानी से अपना गोलमटोल छोटा हाथ मेरी उंगली पकड़ने के लिए बढ़ाया। उसके गोरे चेहरे पर अभी भी आंसू थे, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से मुझे अपनी बाहों में पकड़ने दिया। मेरे द्वारा दी गई कैंडी खाते हुए उन्होंने दिन की पहली मुस्कान दिखाई और धीरे से मुझे डायरेक्टर कहा। गंभीर चेहरे वाली सुजियाओहे थोड़ा तनाव में थी जब वह नए दोस्तों को बोआई वेलफेयर हाउस के दौरे पर ले जा रही थी। यह एक ऐसा कार्य था जो मैंने पूरी निष्ठा से उसे सौंपा था, और वह एक बड़े भाई का आचरण दिखाते हुए अत्यधिक जिम्मेदार थी। छोटे लड़के सुजियाओहे को नए आए बच्चों के बीच आगे पीछे दौड़ते, एक को न रोने के लिए सांत्वना देते और दूसरे को कैंडी देते हुए देखना। उन्होंने अपनी छोटी सी मुट्ठी भी भींच ली और कसम खाई कि यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा कल्याण घर है, जिससे मैं गर्मजोशी से मुस्कुराया। दोपहर में मैं बच्चों को झपकी के लिए ले गया। सुजियाओहे बेहद उत्साहित लग रहा था और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि उसने मुझसे फुसफुसाकर कहा, निर्देशक, आज नए बच्चों में से मुझे बाई निंगबिंग सबसे ज्यादा पसंद है। वह बहुत अच्छी है। मैंने आश्चर्य से पूछा, ओह, सच में? बाई निंगबिंग नाम इतना परिचित क्यों लगता है? छोटी लड़की के चेहरे पर जन्म चिन्ह को देखकर मुझे अंततः याद आ गया। क्या यह सुजियाओहे की भविष्य की कट्टर शत्रु भीड़ मालिक बाई निंगबिंग नहीं है? ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही कानूनी शिक्षा को समय पर लाने की जरूरत है। बच्ची बाई निंगबिंग अभी बहुत डरपोक लग रही थी, अपना सिर नीचे झुकाए हुए थी और ज्यादा बात नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर बड़े जन्म चिन्ह के कारण, उसकी जन्मजात कम बुद्धि के कारण उसे उसके अपने माता पिता ने त्याग दिया था। परित्याग एक अपराध है। बाई निंगबिंग के कम आत्मसम्मान और दुखद अभिव्यक्ति को देखते हुए मैंने सुजियाओहे को आगे बढ़ाया। उसने शायद मेरे आंतरिक विचारों को सुना। रोने की इच्छा का भाव दिखाते हुए उदास होकर पूछा, निर्देशक, क्या बाई निंगबिंग के माता पिता ने उसे छोड़ दिया था? मन को पढ़ने की क्षमता रखने वाली सुजियाओहे ने यह बात मुझसे कभी नहीं छिपाई, लेकिन उसने और मैंने एक छोटा सा वादा किया था, जिससे यह सिर्फ हम दोनों के बीच एक रहस्य बन गया। इसलिए मैंने भी गंभीरता से कहा, उसके माता पिता ने जो किया वह गलत था और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सुजियाओहे को समझ आ रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराया और कहा, तो फिर उसे खेलने के लिए बगीचे में ले जाओ। क्या तुमने मुझे पिछली बार नहीं बताया था कि तुम एक दोस्त के साथ झूले पर खेलना चाहते हो? सुजियाओहे की आंखें चमक उठीं, लेकिन जल्द ही फिर से धुंधली हो गईं। लेकिन अभी झपकी का समय है,
मैंने उसके सिर को धीरे से थपथपाया। कोई बात नहीं, इस बार अपवाद है। मैंने उसे स्नेहपूर्वक देखा और जारी रखा, जो है, अब से हम सभी बाई निंगबिंग का परिवार हैं। मैं चाहता हूं कि बाई निंगबिंग फिर से खुश हो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? पिछवाड़ा जीवन से भरा है। मैंने बगीचे का गेट खोला, अपना हाथ हिलाया और दो छोटी आकृतियों को धीरे धीरे जयकार करते हुए देखा, जैसे वे सूरज की रोशनी में झूले की ओर भाग रहे थे। मैं छात्रावास में लौट आया और जैसा कि अपेक्षित था, सभी छोटे सिर झुके हुए थे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। क्या कोई सो नहीं सकता? एकदम सन्नाटा था। केवल कैकुन ने ऊपर देखा, खिड़की के बाहर बगीचे की ओर इशारा किया और बचकानी आवाज में कहा, मैं डीन के साथ खेलना चाहता हूँ। तो फिर चलो बगीचे में एक साथ खेलने चलते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अभी झपकी का समय है, इसलिए यह एक अपवाद है। ठीक है, मूल रूप से संयमित बच्चों की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने एक स्वर में मुझे उत्तर दिया। खुश छोटे पक्षियों के झुंड की तरह बगीचे की ओर दौड़ पड़े। मैं जियोफू के साथ बातें करते हुए धीरे धीरे उनके पीछे चला गया। मेजबान, आपके प्रति उनकी अनुकूलता इतनी अधिक क्यों है? मैंने इतनी तेजी से विजय प्राप्त करने वाली प्रगति कभी नहीं देखी। क्या आप कोई कहानी जानते हैं? मैंने एक पल के लिए सोचा। बोतल में बंद राक्षस ने एक बार वादा किया था कि अगर कोई उसे छोड़ देगा तो वह उस व्यक्ति को असीमित शक्ति और धन देगा। हालांकि जब वर्षों बाद अंततः उसे पकड़ लिया गया तो उसे उस मछुआरे से नाराजगी होने लगी जिसने उसे छोड़ दिया, यह मानते हुए कि मछुआरा बहुत देर से आया था। वह कहानी मेरे डेटाबेस में है। प्यार भी इसी तरह काम करता है, मैंने शांति से कहा। जीतना अनिवार्य रूप से एक आदान प्रदान है, प्यार दो, प्यार पाओ। लेकिन अगर उन्हें बचपन से कभी प्यार नहीं मिला है तो आपको क्या लगता है कि वे नकली अपवित्र प्यार क्या खरीद सकते हैं? तो अगर मैं तब सामने आता जब वह 15 या 16 साल की थी, तो मैं निश्चित रूप से कुन कुन से तुलना नहीं कर सकता था, जिसके साथ सु शियाओ अपने दिल में बड़ी हुई थी। सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए क्या मेजबान ने 1 वर्ष की आयु में प्रवेश करना चुना? पूरी तरह से नहीं, मैंने मुस्कुराहट दिखाई, मेरी ओर दौड़ रहे एक बच्चे को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं तुम्हें बस एक बात बताना चाहता हूँ। यह क्या है? जीत शब्द बहुत व्यापक है, मैंने कहा। इस दुनिया में बहुत तरह के प्यार हैं। उन्हें यह सिखाना निस्संदेह विजय प्राप्त करना भी कहलाता है। मेजबान, आप सचमुच उन अन्य लोगों से भिन्न हैं जिनसे मैं पहले मिला हूं। आप कितने लोगों से मिले हैं? मेरी नजर में तुम सिर्फ एक बच्चे हो। मैंने झूले पर बैठे एक छोटे लड़के को पकड़ रखा था। शायद आपके परीक्षा परिणाम में जीतना मेरा काम हुआ करता था, इसीलिए आपने मुझे चुना। अरे, आप पहले किस तरह का काम करते थे? थोड़ी झिझक थी, लेकिन अतीत में ऐसे कई लोग भी थे जो आपसे प्यार करते थे। ठीक है, मेजबान। मैं एक पल के लिए रुका और थोड़ा मुस्कुराया। मैं विशेष शिक्षा में काम करता था। मैं ये परिवार का एक वास्तविक विचित्र व्यक्ति हूँ। मेरे सभी भाई बहनों की महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं। कुछ ने कंपनी संभाली, कुछ ने कला की दुनिया में चमक बिखेरी। केवल मैं ही कुछ वर्षों तक अध्यापन का समर्थन करने के लिए एक छोटे से काउंटी में गया, फिर एक शिक्षक के रूप में एक विशेष स्कूल में लौट आया। अंत में मैंने अपने दम पर एक कल्याण गृह खोला। यहाँ के अधिकांश अनाथ बच्चे स्वस्थ बच्चे नहीं हैं। उनमें अक्सर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दोष होते हैं। शुरुआत में जब मेरा परिवार मुझसे मिलने आता था तो वे अक्सर मेरे शरीर पर चोट के निशान देखकर चौंक जाते थे। उन्होंने मुझसे एक से अधिक बार पूछा, ये झो, क्या तुम पागल हो? बाहर वाले तो और भी अधिक समझ न सकें। ये परिवार के बच्चों को बचपन से ही लाड़ प्यार दिया जाता रहा है, तो ये झो में बड़प्पन का एक भी निशान क्यों नहीं दिखाई दिया? लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक या दो चीजें ऐसी होती हैं जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देती हैं। मेरा यह निर्णय करने का कोई इरादा नहीं है कि क्या श्रेष्ठ है और क्या तुच्छ है। नहीं, मैं यह साबित करने के लिए पुष्पयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं कि मैं कितना उत्कृष्ट हूं। वास्तव में मैं लाखों जीवित आत्माओं में से एक साधारण व्यक्ति हूं जो बस ऐसा रास्ता चुन रहा हूं। इसलिए आलोचना या उपहास का सामना करने पर मैं बस मंद मंद मुस्कुरा देता हूं। बिल्कुल आपकी तरह मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं।
जियोफू ने मुझसे पूछा, तो वास्तव में किस चीज ने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया? कौन जानता है? मैंने कहा, जब मैं बच्चा था। मेरी याददाश्त बहुत अस्पष्ट है, लेकिन ऐसी कोई घटना होनी चाहिए। दरअसल मुझे अभी भी याद है कि हमारे स्कूल में एक बार एक चैरिटी गतिविधि आयोजित की गई थी। छोटे सूट और चमड़े के जूते पहनकर हम उपहार देने के लिए बगल के विशेष स्कूल में गए। लेकिन उस दिन हमें विशेष विद्यालय का कोई भी छात्र नहीं दिखा। मैंने उनके शिक्षक को यह कहते हुए सुना कि उन्होंने उन्हें छात्रावास में बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वे हमें चोट पहुंचा सकते हैं। हमने बस उनकी मेजों और कुर्सियों पर किताबें और कपड़े रखे, कुछ तस्वीरें लीं और चले गए। मैंने उस डेस्क पर एक किताब रखी देखी, यह एक परिकथा पुस्तक थी। उस पर टेढ़े-मेढ़े शब्दों की एक पंक्ति लिखी थी। जियोशिन ने पूछा, तारे कैसे दिखते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ, क्या उनका स्वाद अच्छा है? उस परिकथा में आकाश के तारे सभी कैंडी थे। क्या जियोशिन तारे नहीं देख सकता? उस परिकथा पुस्तक के मालिक के बारे में क्या? क्या उसने पहले कभी कैंडी का स्वाद नहीं चखा था? अपने ऊपर अति सुंदर छोटे सूट को देखते हुए मैंने अपनी जेब से कैंडी का एक टुकड़ा निकालने के लिए संघर्ष किया और चुपचाप उसे किताब में रख दिया। जाने से पहले मैंने आखिरी बार उस शयनगृह की इमारत पर नजर डाली। मैंने देखा कि कुछ गंदे बच्चे खिड़की के सामने भीड़ लगाकर हमें देख रहे थे। मुझे अचानक थोड़ा दुख हुआ। मैं केवल एक कैंडी लाया और केवल एक छोड़ दी, जिससे केवल एक बच्चा ही एक स्टार का स्वाद चख सका। मैंने बिना रुके काम करते हुए एक सप्ताह बिताया। बच्चों के नए बैच के प्रवेश से जमीन के इस छोटे से टुकड़े में जीवन शक्ति और ऊर्जा आई, लेकिन इससे चिंता की और भी बातें सामने आईं। बच्चों को दिए जाने वाले दूध के ब्रांड जैसे छोटे छोटे मामलों से लेकर बोई वेलफेयर हाउस के लिए नए शिक्षकों की भर्ती जैसे बड़े काम तक। इस सब के लिए मुझे एक सदस्यीय सेना की आवश्यकता थी, जो सब कुछ स्वयं करना था। सौभाग्य से मेरे पास एक अविश्वसनीय सहायक था, जियोफू। वह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बच्चों की स्थिति पर नजर रखने में मेरी मदद कर सकता है, अन्यथा अगर मैं 3 लोगों में बंट जाऊं तो भी मैं प्रबंधन नहीं कर पाऊंगा। हमारे बोई वेलफेयर हाउस का पैमाना बड़ा नहीं है। मैंने पहले से ही खाना पकाने वाली आंटियों, सफाई करने वाली आंटियों, डॉक्टरों, नर्सों और देखभाल करने वालों को काम पर रखा था, लेकिन जहां तक सांस्कृतिक शिक्षा की बात है, मेरे लिए यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में मुझे अभी भी कक्षाएं खोलने के लिए बातचीत करनी होगी, इसलिए मुझे किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ढूंढना होगा। कई दौर के स्क्रीनिंग साक्षात्कारों के बाद आखिरकार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त था। वह एक चमकदार दिखने वाला युवक था जो किसी भी सेलिब्रिटी को टक्कर दे सकता था। वह बहुत छोटा था, साफ छोटे बाल, स्पष्ट आंखें, सुंदर भौहें, सौम्य व्यक्तित्व और आंख के कोने पर गहरा लाल तिल था। ईमानदारी से कहूं तो मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं थी। उसके बोलने के तरीके या उसके स्वभाव को देखते हुए वह बचपन से ही लाड़ प्यार वाला लड़का रहा होगा। लेकिन उसकी त्वचा थोड़ी काली थी और उसके गालों पर हाईलैंड सूरज द्वारा छोड़े गए लाल निशान थे। मेरा नाम कैरुओचुन है। युवक की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। निर्देशक, ये नमस्ते। मैंने भी उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुओचुन, नमस्ते। कैरुओचुन के शामिल होने से मुझे इन बच्चों की शिक्षा के बारे में चिंता करने के लिए अधिक समय मिला। अच्छी स्थिति वाले कल्याण घर अपनी स्वयं की कक्षाएं स्थापित करेंगे, जबकि जिनके पास अच्छी परिस्थितियां नहीं होंगी वे आमतौर पर बच्चों के लिए डे स्कूल प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करेंगे। कुछ बच्चों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए मैंने अलग अलग कक्षाएं स्थापित करने और उन्हें तदनुसार समूहित करने का निर्णय लिया। प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद कैरुओचुन और मैंने नए शिक्षकों के एक और समूह की भर्ती की और आधिकारिक तौर पर कल्याण सदन में शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कल्याण गृह में बहुत सारे बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें केवल मिंगझो द्वारा चुने गए नाम के साथ एक वर्ग में विभाजित किया। बच्चों को 2 शब्द ब्लू बर्ड बहुत पसंद आए और इस तरह बोई वेलफेयर हाउस की पहली कक्षा ब्लू बर्ड क्लास का जन्म हुआ। मैं हमेशा इस पहलू में अनुभवी था और कैरुओचुन ने स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तैयारी की थी, इसलिए पाठ्यक्रम बहुत सुचारू रूप से शुरू हुआ। दरअसल छोटे बच्चों के प्रारंभिक ज्ञानोदय चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि आदतें विकसित करना और चरित्र को आकार देना है।
मैंने एक कहानी सुनाने की कक्षा शुरू की, जहां मैं उन्हें हर दिन एक कहानी सुनाता। परियों की कहानियों की दुनिया में सूरज हमेशा चमकता है और बुरे लोगों को हमेशा दंडित किया जाता है। कहानियों में खलनायक अंततः विफल हो जाएंगे, राजकुमारी अपने राजकुमार से मिलेगी और बदसूरत बत्तख का बच्चा एक सुंदर सफेद हंस में बदल जाएगा। रास्ते में बचाए गए छोटे जानवर सभी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वापस आएंगे। बेशक जीवन सिर्फ परियों की कहानी नहीं है। शायद जब वे बड़े होंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वास्तविकता वह नहीं है जो उन्होंने सोचा था। हालांकि मुझे अब भी उम्मीद है कि वे परियों की कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि कहानी की कक्षा समाप्त होने के बाद कैरुओचुन भी उन्हें सुरक्षा शिक्षा कक्षा देने के लिए आएंगे। हमें याद रखना चाहिए, कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा न रखें, बल्कि नुकसान के प्रति हमेशा सतर्क रहें। मैं उन्हें दुनिया के साथ दयालुता से पेश आना सिखा सकता हूं, लेकिन किसी को उन्हें यह भी बताना होगा कि हर कोई नेक इरादे वाला नहीं होता। उन्हें स्वयं की सुरक्षा करना सीखने के लिए पर्याप्त सतर्क रहना चाहिए। सुजियाओहे को मेरे द्वारा ग्रीन स्प्राउट क्लास के क्लास मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार छोटी लड़की में जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई और वह कक्षा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करने लगी। कक्षा की छोटी मॉनिटर अधिकांश समय उत्साहित रहती है, लेकिन कभी कभी उसे निराशा के क्षण भी आते हैं। उदाहरण के लिए आज निर्देशक बाई निंगबिंग आज रो पड़ी। वह उदास होकर मेरे घुटनों पर लेटे थे और मैंने उन्हें यह सोचते हुए सुना उनके माता पिता उन्हें क्यों नहीं चाहते थे। कल्याण गृह में प्रवेश करने के बाद से बाई निंगबिंग बहुत अधिक खुशमिजाज हो गई हैं, लेकिन कभी कभी वह अब भी शाम को गुप्त रूप से रोती हैं। सुजियाओहे अपनी सहेली की इस परेशानी को सुलझाने में मदद नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल मुझसे यह पूछने आ सकी कि क्या करना है। सुजियाओहे की याद में उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि बाई निंगबिंग के माता पिता अपने बच्चे को क्यों छोड़ देंगे। मैंने सुजियाओहे के सिर पर हाथ फेरा। जियाओहे, हर कोई अलग है। कुछ माता पिता बस अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। सुजियाओहे ने अपने होंठ भींचे और पूछा, फिर उन्होंने उसे जन्म क्यों दिया? कई कारण हैं और हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वह यह है कि बाई निंगबिंग के माता पिता के लिए उसे छोड़ना एक अपराध है। मैंने कहा कि इस दुनिया में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें उनके माता पिता ने त्याग दिया है। बाई निंगबिंग के पास कम से कम आप जैसा एक दोस्त है जिसकी चिंता की जा सकती है, लेकिन अभी भी कई बच्चे हैं जिनके पास एक भी साथी नहीं है। यह सुनकर सुजियाओहे की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक जोड़ी गोल काली आंखों से ऊपर देख रहा हूं। वास्तव में यह सही है। मैंने सुजियाओहे को सुझाव दिया कि जब वे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो वह और बाई निंगबिंग अन्य छोटे बच्चों की रक्षा कर सकती हैं जिनकी पृष्ठभूमि समान है। सुजियाओहे ने ध्यान से सुना, फिर खड़ा हुआ और तेजी से बाहर भागा और चिल्लाया, मैं बाई निंगबिंग को बताने जा रहा हूं। अलविदा निदेशक। मैं मुस्कुराया और कहा, आगे बढ़ो सुजियाओहे। वास्तव में मूल कहानी में बाई निंगबिंग में रक्षा करने की अत्यधिक तीव्र इच्छा थी। उसके अधिकांश अधीनस्थ बेघर भटकने वाले थे और उनमें से अधिकांश के माता पिता नहीं थे। मैं नहीं मानता कि यह महज एक संयोग था। हालांकि कथानक की तस्वीर में एक महिला को जख्मी चेहरे, एक भयानक रूप और एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया गया था जो भावनाओं से रहित लग रही थी। शायद उसके बचपन के दौरान वह भी इस तरह की सुरक्षा के लिए तरस रही थी। वे कहते हैं कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वे अपने बचपन की भरपाई करने की इच्छा से कुछ चीजें करते हैं। सोच में डूबे हुए मैंने फैसला किया कि इस बार मैं बाई निंगबिंग को ट्रायड बॉस नहीं बनने दूंगा। शरद ऋतु की पहली फोटोग्राफी कक्षा के दौरान मैंने एक समाचार की घोषणा की, कल पूरे कल्याण सदन में कोई कक्षा नहीं होगी और हम एक साथ शरद ऋतु की सैर पर जाएंगे। पहले प्रबंधन में आसानी और वित्तीय कारणों से ये बच्चे शायद ही कभी बाहर जाते थे। समूह क्षेत्र की यात्राओं की तो बात ही छोड़ दें। शरद ऋतु की सैर के लिए स्थान लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया और चिड़ियाघर में निर्धारित किया गया। मैंने विज्ञान केंद्रों, संग्रहालयों और वनस्पति उद्यानों जैसे कई समान स्थानों से भी संपर्क किया था। अंत में मैंने पाया कि पड़ोसी शहर में केवल नानचेंग चिड़ियाघर ही सबसे उपयुक्त था। यह सुनकर कि कल्याण घर के बच्चे आ रहे हैं
चिड़ियाघर निदेशक ने उदारतापूर्वक सभी प्रवेश शुल्क माफ कर दिए। वे दोपहर के भोजन का खर्च उठाने को भी तैयार थे, बशर्ते हम अपनी परिवहन लागत का भुगतान स्वयं करें। मैंने थोड़ा शोध किया और पाया कि नानचेंग चिड़ियाघर काफी प्रसिद्ध है। क्योंकि चिड़ियाघर का वातावरण उत्कृष्ट है, अंदर के जानवर अत्यधिक बुद्धिमान हैं और उन्होंने एक प्रमुख प्रसिद्ध मनोरंजन कंपनी के साथ फिल्मों में भी सहयोग किया है। वह वैरायटी शो अब भी बेहद लोकप्रिय है। नानचेंग चिड़ियाघर की निदेशक भी बहुत प्रसिद्ध हैं, आंशिक रूप से इसलिए कि वह बहुत सुंदर हैं और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह हमेशा पारिस्थितिक और पशु संरक्षण में सार्वजनिक कल्याण उपक्रमों के लिए समर्पित रही हैं। जिज्ञासावश जियोफू और मैंने निर्देशक की तस्वीर को एक साथ देखा। यह एक ऐसा चेहरा था जो जरूरत से ज्यादा जवान और खूबसूरत था। जियोफू ने अचानक आह निकाली और कहा, मुझे अब याद आया। तुम्हें क्या याद आया? मैंने पूछ लिया। जियोफू ने बताया, मैंने पहले अपने दोस्तों से सुना था कि जिन पहले सहयोगियों ने अपना नाम रखा था वे आवश्यक रूप से सभी सिस्टम वाले नहीं थे, न ही वे हमारे जितने बुद्धिमान थे। संक्षेप में, एक बार जियो लिन्ह नाम का एक सहकर्मी था जो वास्तव में चेतना का एक रूप था जो दुनिया में सभी चीजों के साथ संचार कर सकता था। फिर इसने जी उपनाम वाले एक मेजबान को चुना। जी परिवार ने जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता हासिल की और उससे हमेशा जंगल और जानवरों की रक्षा करने का वादा किया। यह उनके बीच का वादा था। मैंने निर्देशक के नाम पर नजर डाली तो क्या वह जी परिवार की वंशज है? जियोफू बहुत खुश लग रहा था। हम एक सहकर्मी से मिले हैं। मैं मुस्कुराया, आप भविष्य में कई और सहकर्मियों से मिलेंगे। नानचेंग चिड़ियाघर से जिस व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया वह एक युवक था जिसका विचैट नाम जियोवेन था। अपने नाम के अनुरूप ही उनकी आवाज धीमी, धैर्यवान और बेहद कोमल थी। निदेशक, ये कृपया निश्चिंत रहें। उस दिन हमारा चिड़ियाघर टिकटों की बिक्री कम कर देगा और समझाने के लिए कर्मचारियों को साथ भेजेगा, जियोवेन ने कहा। जियोफू, उसके पास जियो लिन्ह की आभा भी है। लेकिन रुकिए, जियोसीआई की डेटा स्ट्रीम भी क्यों है? जियोफू अचानक बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य हुआ, जियोसी कौन है? इससे पहले कि मैं पूछ पाता, जियोफू खुद से बात करते हुए गायब हो गया। मैंने अनुमान लगाया कि वह अपने दोस्तों से संपर्क करने गया था। हालांकि चूंकि यह सुंदर प्रणालियों के इस समूह से जुड़ा था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि नानचेंग चिड़ियाघर वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। मैंने जियोवेन को उत्तर दिया, तब मैं तुम्हें इससे परेशान करूंगा। जियोवेन ने मुस्कुराते हुए चेहरा भेजा, आपका स्वागत है। यात्रा योजना ने बोई वेलफेयर हाउस के हर बच्चे को बेहद उत्साहित कर दिया। सभी बच्चे बेहद उत्साहित थे, हर दिन उन जानवरों के बारे में चाहते थे जिन्हें वे देखना चाहते थे। शिक्षक कैरुओचुन को बार बार सुरक्षा नियमों की याद दिलाते हुए असहजता महसूस हुई। उन्होंने प्रत्येक बच्चे के लिए ग्रीन स्प्राउट हाथ तौलिए और शरद ऋतु यात्रा झंडे भी सावधानी पूर्वक डिजाइन किए। झंडों को उनके छोटे बैकपैक्स पर लगाया जाता था और हाथ के तौलिए हल्के हरे रंग के साफ तितली धनुष में उनकी कलाइयों पर बांधे जाते थे। हमारे शिक्षकों की संपर्क जानकारी तौलियों पर मुद्रित की गई थी, यदि वे खो गए हों और नहीं जानते हों कि वापस कैसे लौटें। मैंने लगभग 20 बच्चों को 4 समूहों में विभाजित किया। समूह के नेताओं को स्वयं चुना। प्रत्येक समूह का अपना झंडा था और नेता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि उनके सदस्य पीछे न रह जाएं। इस पहली सैर के लिए छोटे समूह के नेताओं ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और मुझसे वादा किया कि वे सभी का ध्यान रखेंगे। वे आशान्वित और तनावग्रस्त दोनों लग रहे थे। मैंने एक बड़ी बस किराए पर ली। बच्चों की हंसी मजाक और बातचीत के बीच भोर होते ही हम चल पड़े। हरी भरी हरियाली और जीवंत जीवन से भरपूर नानचेंग चिड़ियाघर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। जियोवेन नाजुक नैनंक्ष, स्पष्ट आंखों और बहुत अच्छे व्यवहार वाला युवा दिखने वाला एक युवा व्यक्ति था। फुलो, डायरेक्टर ये और सभी लोग अपनी वर्क यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने हमारा अभिवादन किया। मैं वेन बेक्सी हूँ, आज के लिए आपका मार्गदर्शक। कैरोचुन को कुछ याद आया और उसने मेरे कान में फुसफुसाया, निर्देशक, मैंने उसे पहले टीवी पर देखा है। वह उस विविध शो में था और वह अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय था। वेन वेक्सी का अभिवादन करने के बाद जिज्ञासावश मैंने उनके वीडियो ऑनलाइन खोजे।
पहला शीर्षक जिसने मेरा ध्यान खींचा वह असाधारण रूप से चौंकाने वाला था। देखो, एक सख्त आदमी ने एक जंगली बाघ को अपने नंगे हाथों से वश में कर लिया। कौन? जियो वेन। मेरी अभिव्यक्ति ठिठक गई। वेन वेक्सी, जो अगले दरवाजे वाले लड़के की तरह ही प्यारी और हानिरहित दिख रही थी, हमें पार्क में ले गई। फिर उसने लापरवाही से पास के एक बाघ का अभिवादन किया। फेफी, उसने गुर्राने वाले नुकीले जानवर से कहा, थोड़ा पीछे रहो, तुमने बच्चों को डरा दिया। उसके बाद बाघ को उसकी बात समझ आ गई और वह आज्ञाकारी होकर कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर बैठ गया। हवा एक पल के लिए शांत हो गई और फिर बच्चों ने उत्साह से जयकारे और चीखें निकाली। भाई वेन बहुत अद्भुत हैं। कैकुन ने एक कदम पीछे लिया, अपनी चमकती आंखें ऊपर उठाईं, मेरे कपड़ों के कोने को खींचा और कहा, निर्देशक, बड़ा बाघ अभी 2 बार दहाड़ा। क्या वह सचमुच बाहर आकर हमारे साथ खेलना चाहता है? सुजियाओहे एक कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने उत्सुकता से वेन वेक्सी से पूछा, भाई वेन, फेफी क्या कह रही है? वेन वेक्सी की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी। वह भूखा है। ओह, क्या उसने नाश्ता नहीं किया? उसने किया। वेन वेक्सी ने अपने माथे पर हाथ फेरा और समझाया, लेकिन वह फिर से भूखा है। सुजियाओहे हैरान था। वह फिर से भूखा कैसे हो सकता है? बाई निंगबिंग ने अपनी राय व्यक्त की, वह सचमुच बहुत कुछ खा सकता है। बाघ पार्क का दौरा समाप्त करने के बाद हमने क्रेन पार्क, बंदर पार्क और पक्षी अभयारण्य का दौरा किया। दोपहर का भोजन नानचेंग चिड़ियाघर द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने एक्वेरियम के बगल के लॉन में पहले से ही पिकनिक मैट और स्नैक्स बिछा दिए थे। इसके ठीक बगल में स्वान झील थी, जहां बच्चों ने हंसों को देखते हुए पिकनिक मनाई और सभी ने खेलकर बहुत अच्छा समय बिताया। दोपहर के भोजन के बाद कूड़ा-कचरा साफ करने के बाद बच्चे, जो अभी भी और अधिक चाहते थे, एक्वेरियम में प्रवेश कर गए। निर्देशक ने हमें डॉल्फिन और बेलुगा व्हेल के साथ निकट संपर्क रखने की अनुमति दी। सुजियाओहे की आंखें चमक उठीं। निदेशक, डॉल्फिन बहुत प्यारी हैं। कैकुन भी बेहद उत्साहित थी, बार बार मेरे हाथ को धक्का दे रही थी। बाई निंगबिंग एक तरफ चुपचाप खड़ी होकर पानी में बेलुगा व्हेल को देख रही थी। जियो बाई नाम की व्हेल आज्ञाकारी ढंग से करीब आ गई। उनके स्वाभाविक रूप से उल्टे हुए मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा मुस्कुराते रहते हों। बाई निंगबिंग ने इस मुस्कुराती हुई परी को देखा, एक पल के लिए झिझकी और फिर अपना हाथ बढ़ाया। जियो बाई ने कांच के माध्यम से अपना हाथ अपनी नाक से रगड़ा। आमतौर पर शांत रहने वाली लड़की ऐसी लग रही थी जैसे उसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिल गया हो। उसका मुंह थोड़ा खुला था और उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक रही थीं। काफी देर तक देखने के बाद मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जियो बाई ने अपना सिर झुकाते हुए कई बार कांच के चारों ओर चक्कर लगाया। बाई निंगबिंग ने भी उसके साथ अपना सिर झुका लिया। इंसान और आत्मा को इतनी खुशी से खेलते हुए देखकर मैं धीरे से मुस्कुराया। निर्देशक, यह अद्भुत है, कैरोचुन मेरे पास खड़ी हुई और धीरे से कहा। मैंने उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। कल्याण गृह में हमेशा के लिए रहना वास्तव में उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। मैंने कहा, जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्हें स्कूल भेजने का समय आ जाएगा। हालांकि कैरोचुन स्पष्ट रूप से चिंताओं से भरा हुआ था। चिंता मत करो, मेरी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। हम उन्हें दुनिया के द्वेष से हमेशा के लिए नहीं बचा सकते, लेकिन हमेशा अन्य तरीके भी होते हैं। जख्म तभी दुख देते हैं जब आप उनकी परवाह करते हैं। अगर आप बुरा न माने तो हम अविनाशी हो जाएंगे। चिड़ियाघर यात्रा बहुत सफल रही। अनाथालय लौटने के बाद बच्चों ने अनायास ही अपनी साप्ताहिक पत्रिकाएं लिखीं और बिना किसी आग्रह के उन्हें सौंप दीं। कला कक्षा के दौरान भी उन सभी ने चिड़ियाघर से छोटे जानवरों को चित्रित किया। यह देखते हुए कि वे वास्तव में चिड़ियाघर के प्रति जुनूनी थे, मैंने बस नानचेंग चिड़ियाघर के बारे में विविधतापूर्ण शो डाउनलोड किया और हर सप्ताहांत उनके लिए एक एपिसोड चलाया। यह निस्संदेह सप्ताह की सबसे लोकप्रिय गतिविधि बन गई। कभी कभी वे अपना नाश्ता भी नहीं खाते थे, इसके बजाय सप्ताहांत के दौरान गतिविधि कक्ष में पंक्तियों में बैठना पसंद करते थे। जैसे ही सर्दियां आईं, कैरोचुन और मैंने बच्चों के लिए सर्दियों के नए कपड़े खरीदे।
कैरोचुन ने कहा, निदेशक, अब जब इस साल की वार्षिक समीक्षा पारित हो गई है तो हमें अगले साल नए बच्चे मिलेंगे, है ना? इतना ही नहीं, अगले साल हमारा बोई वेलफेयर हाउस आधिकारिक तौर पर गोद लेने की योग्यताएं खोलेगा। मैंने एक राहत की सांस ली। इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। हमें गोद लेने वाले परिवारों की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। कैरोचुन ने सहमति में सिर हिलाया। बोई वेलफेयर हाउस छोटा था, भले ही हमने अधिक बच्चों को शामिल किया, यह संभवतः अधिकतम 1 दर्जन या उसके आसपास ही होगा, लेकिन यह ठीक है। कुछ वर्षों में एक बार जब मैं अधिक फंडिंग के लिए आवेदन करूंगा तो हम इसका विस्तार कर सकते हैं। एक समय में एक कदम, एक समय में एक निवाला, जैसे एक यात्रा कदम दर कदम तय की जाती है। क्या आप हॉटपॉट खाना चाहते हैं? जब हम एक सुगंधित हॉटपॉट रेस्तरां के पास से गुजर रहे थे तो मैंने पूछा। बहुत निराशाजनक। मैंने एक छोटा सा हिरण बनाया। बाई निंगबिंग ने एक छोटी सी सुनहरी मछली बनाई। आपने क्या बनाया? सुजियाओहे नीचे झुकी और चित्र बनाने लगी। 10 मिनट बाद कैकुन ने हैरान चेहरे के साथ पूछा, आपने पृथ्वी पर क्या बनाया? एक कैटरपिलर? बाई निंगबिंग ने निष्कर्ष निकालने से पहले इसे काफी देर तक देखा। यह मुर्गी की तरह दिखती है। बस एक क्षण पहले वह गंभीर दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सुजियाओहे ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की। नहीं, यह एक लाल मुकुट वाली क्रेन है। एक क्रेन? बच्चों द्वारा निर्णय लेने के लिए खींचे जाने पर मैंने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, यह वास्तव में एक क्रेन है। सुजियाओहे ने चिल्लाते हुए कहा, निर्देशक, अपने दिल में आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि मैंने सूत की एक गेंद बनाई है जिसमें 2 चॉपस्टिक फंसी हुई हैं। मैंने मन में सोचा, हे प्रिय, मैं पकड़ा गया हूँ। ठीक है, ठीक है। मैंने सुजियाओहे को सांत्वना देने के लिए उसके सिर को धीरे से थपथपाया। अगर निर्देशक आपको क्रेन खींचने में मदद करेगा तो कैसा रहेगा? मूल रूप से गुस्से में रहने वाली छोटी लड़की यह सुनकर तुरंत बहुत खुश हो गई। जैसे ही बर्फ की गतिविधियां खत्म हुई, मैंने उनसे अंदर जाने और सर्दी से बचने के लिए गर्म पानी से नहाने का आग्रह किया। बोई वेलफेयर हाउस में नया साल बिल्कुल भी अकेला नहीं था, क्योंकि कई दयालु लोग हमसे मिलने आए थे। कैरोचुन भी छुट्टियों के लिए घर नहीं गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बोई वेलफेयर हाउस में यह उनका पहला नया साल था, इसलिए उन्हें बच्चों के साथ रहने की उम्मीद है। हमने वसंत के दोहे चिपकाए, वसंत महोत्सव पर्व देखा, खेल खेले और एक साथ शुभकामनाएं दी। मैंने प्रत्येक बच्चे के लिए एक लाल लिफाफा तैयार किया जिसमें एक छोटा सा उपहार और सिर्फ उनके लिए एक गर्मजोशी भरा संदेश था। उसी समय मुझे कागज के 27 छोटे टुकड़े भी मिले जो मेरे लिए लिखी उनकी मासूम इच्छाओं से भरे हुए थे। बच्चे अभी बहुत छोटे थे। 9 बजे तक मैंने पहले ही उनसे बिस्तर पर जाने का आग्रह कर लिया था। फिर कुछ काम निपटाने के लिए कार्यालय लौट आया। आधी रात के करीब मेरे कंधों में थोड़ी अकड़न और दर्द महसूस होने लगा। जैसे ही मैं अपनी मालिश करने ही वाला था, पीछे से एक गर्म ऊर्जा आई जिसने धीरे से मेरी थकान दूर कर दी। मैं एक पल के लिए ठिठक गया और फुसफुसाया, जियोफू। मेजबान, उन्होंने कहा, नया साल आने में केवल 5 मिनट बचे हैं। हाँ, मैंने धीरे से उत्तर दिया, समय सचमुच उड़ जाता है। मैंने अपनी कलम नीचे रख दी, चुपचाप खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा, फिर खड़ा हो गया और बच्चों के शयनगृह की ओर चल दिया। मैंने उनमें से प्रत्येक के लिए एक एक करके कंबल बिछाया। नया साल मुबारक हो, ये झो। नया साल मुबारक हो, जियोफू। जब सुजियाओहे, कैकुन और बाई निंगबिंग 7 साल के हुए तो मैंने उन्हें अगले दरवाजे के प्राथमिक विद्यालय में भेज दिया। पिछले 2 वर्षों में अनाथालय का एक बार विस्तार हुआ। नए बच्चों को लाया गया जबकि कुछ को गोद लिया गया, लेकिन उनमें से 3 सबसे पुराने बने रहे। सुजियाओहे और कैकुन बहुत लोकप्रिय थे और कई जोड़ों ने उन्हें गोद लेने की पेशकश की, जिनमें उत्कृष्ट पृष्ठभूमि वाले जोड़े भी शामिल थे। हालांकि उनमें से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। सुजियाओहे ने कहा, मैं अभी भी ग्रीन स्प्राउट क्लास का छात्र हूं, मैं नहीं छोड़ सकता। कैकुन ने यह भी कहा, अगर मैं चला गया तो बाई निंगबिंग और जियोहे क्या करेंगे? स्कूल के पहले दिन जब वे तीनों बाहर आए तो मैंने गौर से देखा कि कैकुन और सुजियाओहे थोड़े असामान्य लग रहे थे। इसके विपरीत बाई निंगबिंग बहुत शांत और आज्ञाकारी दिखीं और मेरा अभिवादन करते हुए बोली, निदेशक,
मुझे स्कूल के गेट के पास इंतजार करते हुए देखकर सुजियाओहे और कैकुन एक पल के लिए ठिठक गए, फिर दौड़ते हुए मेरे पास आए। निदेशक, आप यहाँ क्यों हैं? उन्हें अपनी भावनाओं को छिपाने की भरपूर कोशिश करते देख मैंने और कुछ नहीं पूछा। तुम अभी छोटे हो। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें जरूर ले आऊंगा। निर्देशक सर्वश्रेष्ठ हैं। कैकुन ने मेरी बाह को गले लगाते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या आज कोला चिकन विंग्स हैं? मैंने उसका छोटा सा हाथ थाम लिया और मुस्कुराया। हम वह व्यंजन कैसे नहीं खा सकते जो हम हमेशा स्कूल के पहले दिन बनाते हैं? कैकुन ने अपने बैकपैक का पट्टा दबाया, खुश हुआ और मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। सुजियाओहे और बाई निंगबिंग उसके पीछे पीछे चले और मुझे उत्सुकता से देख रहे थे। वहां खट्टी मीठी सुअर की पसलियां और सीबा मछली भी हैं। मैंने अपने खाली हाथ से दोनों छोटी लड़कियों के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन कैसे गायब हो सकते हैं? बाई निंगबिंग का चेहरा नरम हो गया और वह भींचे हुए होठों से मुस्कुराई। सुजियाओहे ने ऊपर देखा और मुझे एक विस्तृत उज्ज्वल मुस्कान दी। उसका प्रसन्नचित्त रूप मेरी स्मृति में मौजूद फोटो से बिल्कुल अलग था। मैं एक पल के लिए रुका। अब कृपया मुस्कुराएं, क्योंकि किसी भी मामले में चीजें बेहतरी के लिए बदल रही हैं। यही मेरा मूल इरादा था। शाम को सारा काम निपटाने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या मुझे बाई निंगबिंग से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आज क्या हुआ। जैसे ही मैं कार्यालय से बाहर निकला, मैंने पिछवाड़े से आवाजें सुनी। पिछवाड़े की ओर चलते हुए मैंने देखा कि 3 बच्चे स्लाइड के पास एक दूसरे के बगल में बैठे थे। कैकुन और सुजियाओहे दोनों उदास दिख रहे थे। केवल बाई निंगबिंग उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। यह ठीक है, लेकिन उन सभी ने कहा कि तुम। कैकुन ने गुस्से में कहा। मैंने सब कुछ सुना। हमारे कल्याण गृह में किसी ने भी आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। सुजियाओहे ने कहा, हर किसी को लगता है कि आपके चेहरे पर निशान वास्तव में अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि। बाई निंगबिंग थोड़ी चिंतित लग रही थी। वो इसलिए। किस वजह से? कैकुन ने पूछा। सुजियाओहे ने ऊपर देखा। जल्दी मत करो, अपना समय लो। हाँ जियाओहे, तुमने ही मुझे बताया था कि निर्देशक ने कहा था कि हर कोई अलग है। बाई निंगबिंग अपने छोटे चेहरे को रगड़ने और गंभीरता से कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हैं, और ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। इसलिए कुछ बच्चों को मेरे चेहरे पर निशान अच्छा लग सकता है, जबकि अन्य को यह अजीब और डरावना लग सकता है। यह सब वही है। कैकुन, मुझे केवल डर था कि आप दुखी होंगे और गुप्त रूप से रोएंगे। मैं नहीं करूंगा, बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। क्या आपको अभी भी याद है? पिछली सर्दियों में निर्देशक ने हमारे साथ पेंटिंग की थी। सुजियाओहे ने पूछा, क्या वह समय था जब हमने एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाया था? निर्देशक ने कहा कि हम राजकुमारियों, राजकुमारों, शूरवीरों, छोटे राक्षसों या नायकों को चित्रित कर सकते हैं। फिर उसने मुझ पर एक मुखौटा बनाया और कहा कि मैं अब एक नकाबपोश शूरवीर हूं। यह सही है, आप उस दिन बहुत लोकप्रिय थे। हर कोई आपके साथ खेलना चाहता था। कैकुन ने कहा, बाई निंगबिंग, तुम उस दिन सचमुच बहुत अच्छी थीं। लेकिन मैं जानता हूं कि निर्देशक मुझे बताना चाहते थे कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाई निंगबिंग ने कहा, मैं मूल रूप से। मैं सोचता था कि मैं बहुत बदसूरत हूं, लेकिन निर्देशक ने मुझसे कहा कि मैं सबसे अच्छा बच्चा हूं। तब से मुझे अब बदसूरत महसूस नहीं होता। बाई निंगबिंग सबसे बुजुर्ग हैं, और इस बातचीत से कैकुन और सुजियाओहे को ऐसा लगता है जैसे वे समझते हैं, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही अन्य बच्चे मेरे बारे में कुछ भी कहें, यह ठीक है। बाई निंगबिंग बाएं और दाएं देखती है और कहती है, इसके अलावा मेरे पास अभी भी आप लोग हैं। आप मुझे उनसे समझदारी से बात करने में मदद करेंगे। निर्देशक मेरा पसंदीदा व्यक्ति है और आप लोग दूसरे स्थान पर हैं। मैं भी। ओह, मैं निर्देशक को सबसे अधिक प्यार करता हूं, और फिर आप सभी को। दीवार के पीछे खड़े होकर इन मासूम शब्दों को सुनकर मैं एक पल के लिए खुद को खोए बिना नहीं रह सका। फिर मैं मुस्कुराया। तीनों बच्चों की पिंकी की कसम खाने और जीवन भर सबसे अच्छे दोस्त बनने का वादा करने की प्रतीक्षा करते हुए मैंने 2 बार अपना गला साफ किया और बगीचे में चला गया। निदेशक,
जिन बच्चों को मैंने चोरी से रंगे हाथों पकड़ लिया, वे घबराकर आज्ञाकारी रूप से अपना सिर झुकाकर ध्यान की ओर खड़े हो गए। मैंने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उन्हें छात्रावास में वापस ले आया। उन्हें दरवाजे से भेजने से पहले मैं नीचे झुका और धैर्यपूर्वक कहा, चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा मुझे बता सकते हैं। आप इसे स्वयं हल करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते तो निर्देशक निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। यह देखकर कि मैंने उन्हें सोने के बजाय बगीचे में खेलने के लिए छिपने के लिए दोषी नहीं ठहराया, तनावग्रस्त सु जियाओहे ने थोड़ा आराम किया और स्वेच्छा से उत्तर दिया, हाँ। ये झो महिला प्रधान की अनुकूलता बढ़ गई है। सिस्टम अचानक उत्साहित हो गया, मिशन पूरा हो गया। ठीक इसी समय सु जियाओहे ने धीमी आवाज में पूछा, निदेशक, विजय का क्या मतलब है? मैं स्तब्ध था, लगभग भूल ही गया था कि सु जियाओहे मन को पढ़ने की क्षमता जानता है। एक दिन उसे पता चलेगा कि मैं उसके पक्ष में क्यों आया, और उसे यह भी पता चलेगा कि शुरू से ही मैंने विजय नामक एक मिशन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आंखें नम हो गईं, जिसका अर्थ है मैं तुम्हें इस दुनिया की देखभाल और प्यार का एहसास कराना चाहता हूं। मैं तुम्हें जो सिखाना चाहता हूं वह इस नश्वर संसार की हजारों सज्जनताएं हैं। आपके जैसे ही बोई वेलफेयर हाउस के अनगिनत बच्चों में यही कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंततः वसंत आएगा। आपकी खिड़की पर छोटे पक्षी आपके लिए गाने के लिए आराम कर रहे होंगे। आप जिन्हें दुनिया के एक कोने में छोड़ दिया गया है, को भी धूप, ओस और हल्की हवा का आनंद लेने का अधिकार है। आप अपनी खुशियों को पूरा करेंगे और साथ ही एक उज्ज्वल और शानदार भविष्य का स्वामी बनेंगे। वसंत की हवा ने मुझे आपको नश्वर संसार की अनगिनत परियों की कहानियां सुनाने के लिए यह पत्र देने के लिए कहा। सु जियाओहे, मुझे आशा है कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे। इसका मेरे विजय अभियान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आप उन अनगिनत बच्चों की तरह हैं जिनकी मैंने कभी देखभाल की थी। मैंने तुम्हारी आंखों में सितारों की झलक देखी। इस बार मैं केवल कैंडी का एक टुकड़ा भी अपने पास नहीं रखना चाहता। मैं कैंडी निर्माता बनना चाहता हूं, ताकि एक दिन आप सभी बच्चे सितारों का स्वाद जान सकें। ऐसा लग रहा था कि सु जियाओ समझ गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिर भी उसने मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं और फुसफुसाई, मैं भी निर्देशक से प्यार करती हूँ। मैंने धीरे से उस छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा। यह ठीक है, इसका मतलब है कि तुम प्यार का मतलब पहले ही समझ चुकी हो। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि इस दुनिया में हजारों तरह का प्यार है, तो आप स्नेह के किसी भी टुकड़े को आसानी से रौंद नहीं पाएंगे। कैकुन और बाई निंगबिंग ने भी धीरे से मुझे गले लगाया और एक सुर में कहा, मैं भी निर्देशक से प्यार करती हूँ। हमारी गर्मजोशी भरी आवाजें शयनगृह में गूंज गईं। अंधेरे में एक के बाद एक दो जोड़ी छोटी छोटी आंखें खुलीं। कैरुओचुन, जो जाने ही वाला था, अचानक उसकी आस्तीन को पकड़कर एक छोटे से हाथ से उसे रोक लिया गया। एक छोटी लड़की ने धीरे से कहा, मुझे निर्देशक सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे टीचर कै भी पसंद है। मुझे निदेशक और शिक्षक कै दोनों पसंद हैं। मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं। वहां आंटी लियू भी हैं जो खाना बनाती हैं, और गेट पर दादाजी चेन भी हैं। मुझे भाई जियो वेन भी पसंद हैं, जो हर महीने हमसे मिलने आते हैं, और बहन जियो यू, जो पिछली बार हमारे लिए कपड़े लेकर आई थीं। कैरुओचुन, जिसने अभी अभी बच्चों को सुलाया था, अचानक बच्चों की भीड़ ने उसे गले लगा लिया। दरवाजे पर खड़ी उस आकृति को देखकर जिसे कसकर गले लगाया जा रहा था, वह असहाय लेकिन धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार चहकते हुए समूह को मनाने और बच्चों को वापस सोने के लिए मनाने के बाद कैरुओचुन और मैंने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकल गए। शयनगृह के दरवाजे को धक्का देकर खोलने पर बाहर चांदनी एकदम सही, उज्ज्वल और स्पष्ट थी, जो बिखरे हुए जेड मोतियों की तरह जमीन पर बह रही थी। एक और नया साल आ गया है। बेचैन में हर सर्दी में हमेशा बर्फबारी होती रहती है। मैं खिड़की के सामने झुककर बच्चों को बर्फ में खेलते और अटखेलियां करते हुए देख रहा था। इस वर्ष उनके पास एक नया विचार था। वे अपने विज्ञान शिक्षक का अनुसरण करके बर्फ के टुकड़ों की आकृतियां देखना चाहते थे। कैरुओचुन हल्के से मेरी तरफ चली। आपकी छुट्टियां मंजूर हो गई हैं, आपको वापस जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं ऊपर देखता, मैंने कहा, रुओचुन, तुम भी काफी समय से घर नहीं आई हो। कोई जरूरत नहीं है,
कैरोचुन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्पष्ट खुशी दिखाई दे रही थी। निदेशक, नए साल के दूसरे दिन मेरा भाई अपने छात्रों को हमसे मिलने और हमारे कल्याण गृह में स्वयंसेवा करने के लिए लाएगा। छात्र, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वे कितने साल के हैं? वे छात्रों की पहली कक्षा हैं जिन्हें मेरे भाई ने पढ़ाया है, और वे सभी अब स्नातक हो चुके हैं। कैरोचुन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो निदेशक, सब कुछ उचित प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। इसके अलावा मेरा भाई एक बहुत अच्छा इंसान है। कैरोचुन की अनथीन बातें सुनकर मैं बस मुस्कुराया और बिना एक शब्द कहे सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि कल्याण गृह इस वर्ष फिर से बहुत जीवंत हो जाएगा। नए साल की पूर्व संध्या पर मैंने बच्चों के समूह को हमेशा की तरह सोने के लिए मना लिया, फिर कार्यालय में अकेले बैठ गया। जियोफू ने चुपचाप मेरे लिए मालिश सेवा प्रदान की। किसी पुराने मित्र के साथ बातचीत की तरह मैंने लापरवाही से पूछा, जियोफू तुम कब जा रहे हो? जब से मैं उसके साथ जुड़ा, उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने विजय मिशन पूरा कर लिया तो उसे अगला मेजबान ढूंढना होगा। उनके सिस्टम में केपीआई भी हैं। जियोफू एक बार वर्कहॉलिक बनने की ख्वाहिश रखता था। जब उसे पता चला कि मेरी प्रगति बहुत तेज है तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन किसी कारण से जब सुजियाओहे की मेरे प्रति अनुकूलता 100 तक पहुंच गई तो जियोफू केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने जाने की बात टाल दी और अब तक मेरे साथ ही रहे। लेकिन इस बार थोड़ी देर चुप रहने या हमेशा की तरह थोड़ी देर में कहने के बजाय जियोफू ने धीरे से। जियोफू मेरे हाथ की हथेली पर आराम कर रहा था। वह मेरे सामने इस रूप में कम ही आती थी। यह प्रकाश का एक शानदार समूह था जो नरम सौम्य किरणें उत्सर्जित कर रहा था। जियोफू, जो हमेशा थोड़ा धीमा और सरल था, अंत में एक पूरा वाक्य बोलने से पहले लंबे समय तक हकलाता रहा, मैं अब और नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था, फिर भी किसी तरह इतना आश्चर्यचकित नहीं था। क्यों? मैंने पूछ लिया। इसने उत्तर दिया, क्योंकि अब मेरा अपना नाम है। मेरा नाम जियोफू है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और बोई वेलफेयर हाउस को सबसे अच्छा बनाना चाहता हूं। मैं बहुत देर तक चुप रहा, जिससे उसे चिंता होने लगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैंने इस बार तुरंत उत्तर दिया। मुझे अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन करना कठिन लग रहा था। यह सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह हूँ। मेरे पास वो चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, मेरा अपना नाम है और रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। वे सभी मेरे लिए खुश हैं और मैं तुम्हारे लिए भी खुश हूँ। मैंने धीरे से अपनी हथेली में मौजूद छोटी सी चमक को सहलाया। यदि आपकी यही इच्छा है तो नए वर्ष के आगमन के साथ आइए हम मिलकर कड़ी मेहनत करते रहें। खिड़की के बाहर बर्फ धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, लेकिन अंदर यह वसंत की तरह गर्म था। अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए मैं शयनगृह में बच्चों को रखने के लिए कार्यालय से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला, मैं ठिठक गया। कार्यालय के दरवाजे के ठीक सामने चमचमाते सितारों से सजा हुआ एक कांच का जार लटका हुआ था। जार छोटे छोटे कार्डों से भरा हुआ था। मैं ऊपर पहुंचा और उसे नीचे ले आया। अंदर के सबसे बड़े कार्ड पर लिखावट थी जो मेरे लिए बहुत परिचित थी। कुछ शब्द ध्वन्यात्मक रूप से भी लिखे गए थे, लेकिन हर एक स्ट्रोक अत्यंत गंभीरता से किया गया था। निदेशक, यह विचार ब्लू बर्ड क्लास में हम सभी के मन में आया था। हाँ, लेकिन निर्देशक का दरवाजा बहुत ऊंचा है, इसलिए हमें श्री कैरोचुन से इसे लटकाने में मदद करने के लिए कहना पड़ा। हमारे अवलोकन के अनुसार निर्देशक को वास्तव में सितारे पसंद हैं। बाई निंगबिंग ने कहा कि आप अक्सर आकाश की ओर देखते हैं। कैकुन ने कहा कि आप चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप वास्तव में सितारों को देख रहे हैं। कोई चंद्रमा लैंप नहीं है, केवल स्टार लैंप हैं। लेकिन कैकुन ने कहा कि उसने आपके लिए एक चंद्रमा बनाया है। डायरेक्टर हर साल सबका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता था कि डायरेक्टर का जन्मदिन कब है। इसलिए हमने शिक्षक कैसे पूछा, और तभी हमें पता चला कि निर्देशक का जन्मदिन वसंत ऋतु के आगमन पर होता है। लेकिन हम सभी को सोना है, इसलिए हम रात में डायरेक्टर को जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकते। हम सभी अच्छे बच्चे हैं और बहुत आज्ञाकारी हैं। निर्देशक, नया साल मुबारक हो और जन्मदिन मुबारक हो।
हम सभी ने अपनी गुप्त कानाफूसी यहाँ लिखी है, इसलिए आपको उन्हें छिपाना होगा और उन्हें स्वयं पढ़ना होगा। ब्लू बर्ड क्लास के सभी बच्चे सुजियाओहे कैकुन बाई निंगबिंग वुयाओ। कार्ड पर हर बच्चे के हस्ताक्षर साफ सुथरे और सही ढंग से लिखे हुए थे, न एक बहुत ज्यादा न एक बहुत कम। निदेशक ने मुझे बताया कि जिस दिन मैं अपनी माँ से मिला उस दिन सर्दियों में बर्फबारी हो रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं किस दिन निर्देशक से मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह वसंत का मौसम था। वसंत नवीकरण का मौसम है, परियों की कहानियों में सबसे खूबसूरत मौसम, और वह मौसम भी जब मैं निर्देशक से मिला। मैं वसंत का यह पहला पत्र निदेशक को भेजता हूँ क्योंकि मैं निदेशक को सबसे अधिक प्यार करता हूँ। सुजियाओ है। कहीं आतिशबाजी की गई और आसमान अचानक शानदार फूलों से खिल उठा। नया साल मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। ये झो नया साल मुबारक हो। स्टार जार को पकड़कर और इस वसंत पत्र को पढ़ते हुए मैंने धीरे से कहा, जियोफू ने एक बार मुझसे पूछा था, अगर एक दिन सुजियाओ को पता चला कि मैं उसे जीतने आया हूँ तो क्या होगा। मैंने तब इसके बारे में सोचा और उससे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे मैंने सुजियाओहे से कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार की कोई हैसियत या भेद नहीं होता, यह केवल सत्य और असत्य में भिन्न है। इस दुनिया में प्यार के कई प्रकार हैं, सशर्त, बिना शर्त, नकली, वास्तविक, प्रच्छन्न, स्पष्ट और अनजाना। या शायद शुरू से ही यह जानते हुए कि यह ईमानदार नहीं था, फिर भी अंत में अपना 100% दिल दे दिया। अंत